नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से श्रीमती धापू देवी मेमोरियल महाविद्यालय बाड़मेर की इतिहास की लाइव क्लास में। आज हम अध्ययन करेंगे पाषाणकालीन समय का या पाषाण काल का। पाषाण काल को विद्वानों ने, इतिहासकारों ने 3 कालखंडों में विभाजित किया है। अर्थात हम कहें कि जो उपकरण मिले या जो साक्ष्य मिले पुरातत्व द्वारा, तो उन्हें 3 कालखंडों से विभाजित किया गया है। उसे हम कह सकते हैं जैसे पाषाण काल, पाषाण काल। पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। नंबर 2 मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पाषाण काल पे चर्चा करने से पहले थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इतिहास के कालखंडों के बारे में। विद्वानों ने इतिहास कालखंडों को 3 पार्टों में बांटा। जैसे सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं होती है, जिसका इतिहास केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही प्राप्त होता है, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। दूसरा काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लेकिन कुछ लिखावट भी मिली। उस काल में आदमी ने लिखना पढ़ना शायद सीखा था, लेकिन उस लिखावट को हम समझ नहीं पाए, उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल का नाम दिया गया। उसमें लिखावट तो मिली है, जिसमें जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसके अंतर्गत आती है, या फिर वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारी खुदाई में ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें लिपि या कहें अक्षर कहें मिले हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। तो इसलिए इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि है, लिखावट है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल का नाम दिया गया। तीसरा जो कालखंड बताया गया, या तीसरा जो कालखंड है, उसे आधुनिक काल की संज्ञा दी जा सकती है, या ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जा सकती है। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य मिला, जिसे पढ़ा भी गया और जिसके आधार पर इतिहास लिखा गया। तो इस प्रकार प्राचीन इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, जहाँ कोई लिखावट नहीं मिली है। आद्य ऐतिहासिक काल, जहाँ लिखावट तो मिली है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। और तीसरा जो है वो ऐतिहासिक काल, जिसे लोहयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऐतिहासिक काल में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य, पुरातत्व साक्ष्य तो मिले ही है, लेकिन इसके साथ साथ ऐतिहासिक साहित्य भी मिला है, जिसे पढ़ा गया है, जिसकी लिपि को पढ़ा गया है, और उसके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती थी। तो हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल का बात आती है कि पाषाण काल का संबंध किस काल से है,
तो पाषाण काल का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, यानी कि ये जो पाषाण काल है इसका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, इसे प्रागैतिहासिक काल से जोड़ा गया है। तो पाषाण काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की अवधि भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से दी है, क्योंकि किसी ने कम किसी ने ज़्यादा ऐसा बताया है, लेकिन फिर भी हम अगर इसके समय पीरियड का या टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे लंबा काल चला जो है वो पुरापाषाण काल का है, क्योंकि मानव की उत्पत्ति से लेके उसके विकास क्रम, जो विकास क्रम हुआ उसमें सबसे ज़्यादा समय जो चला वो पुरापाषाण काल का चला है। पुरापाषाण काल का समय हम कहें तो जो है 6 लाख से, इसका समय या टाइम पीरियड जो है वो 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। यानी पुरापाषाण काल जो है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वह 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण कालीन समय जो है वह 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व, 1,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो इस प्रकार हम माने या इसका अध्ययन करें तो पाषाण काल का 3 कालखंड, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, सबसे लंबा पीरियड जो चला, सबसे लंबा समय जो चला वो पुरापाषाण काल का चला, जो लगभग 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद आता है नवपाषाण काल जो 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक चला। पुरापाषाण काल, हम इसकी बात करें पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल के भी 3 कालखंड, या इस कालखंड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। सबसे पहले आता है निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। दूसरा आता है मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा जो है वह है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। अब इसे पाषाण काल क्यों कहा गया? इसका नाम जिसे इंग्लिश में स्टोन एज कहा जाता है, तो पाषाण काल क्यों, इस कालखंड को पाषाण काल नाम क्यों दिया गया? तो इसका आधार ये था कि प्राचीन या आदि मानव जो था वह अपना जीवन यापन या उसका जीवन यापन का जो आधार था, मुख्य आधार, वो पत्थर था, स्टोन था। वह पत्थरों से ही शिकार करता था, पत्थरों के ही घरों में रहता था, जैसे शैलाश्रय, जो पहाड़ों में शैलाश्रय बने हुए थे उसमें निवास कर रहा था। तो पाषाण काल को स्टोन एज या पाषाण काल क्यों नाम दिया गया, ये बताया कि उस समय मानव जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वस्तु थी वो थे पत्थर। पत्थरों से ही वो शिकार करता था, क्योंकि उसके पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे जिससे वो शिकार कर सके, या उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं था, क्योंकि जो बाद में तांबा काल या लोह काल चला वो बहुत बाद में आया। लेकिन प्रारंभिक मानव के पास सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थे पत्थर,
और इसी कारण जो है इस कालखंड को पाषाण युग कहा गया है या पाषाण काल कहा गया, जिसे इंग्लिश में स्टोन एज भी कहा जाता है। तो पुरा पाषाण काल को जो 6 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला, सबसे लंबा काल चला, इसे 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल, इसमें निम्न पुरा पाषाण काल, इसे भी जो उपकरण मिले उनके आधार पर 2 पार्टों में बांटा गया। जैसे एक चॉपिंग संस्कृति, दूसरा एस्यूलियन संस्कृति, जिसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के उपकरण पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए। और सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण जो है चॉपिंग उपकरण, इसमें उपकरण कहें हम चॉपर चॉपिंग उपकरण, और दूसरा एस्यूलियन। एस्यूलियन 2 प्रकार के निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिले। चॉपिंग जो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, और इन्हें दूसरे जो एस्यूलियन प्रकार के है, इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। ये सबसे पहले जो है मद्रास में मिले, तो इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। तो इन्हें सबसे पहले चॉपिंग जो अवशेष है या उपकरण है, जो पत्थरों के जिसे हम कहें हथियार कहें, जो प्राप्त हुए, वो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। और इसे 1928 में D.N. वाडिया ने खोजा। इस कारण इस सोहन नदी घाटी को, D.N. वाडिया को सोहन नदी घाटी का पितामह भी कहा जाता है। दूसरे जो एस्यूलियन प्रकार के जो जिसे हम हैंड एक्स भी कहते हैं, यानी कि हस्त कुठार, हैंड एक्स जिसे हस्त कुठार भी कहा जाता है। तो हस्त कुठार, इनकी प्राप्ति सबसे पहले जो 1864 में प्रोफेसर किंग ने प्राप्त किए। सबसे पहले हैंड एक्स या एस्यूलियन प्रकार के उपकरण, ये सबसे पहले जो है प्रोफेसर किंग, जिन्होंने 1864 में प्राप्त किए। और इसके साथ साथ जो है मानव आवास और हैंड एक्स दोनों की प्राप्ति जो है HD सांकलिया ने की, HD सांकलिया, जिन्होंने इन दोनों को प्राप्त किया। अब बात करते हैं कि निम्न पुरा पाषाण कालीन मानव कैसा था, उसका जीवन कैसा था। निम्न पुरा पाषाण काल का मानव एक आदि मानव था, जिसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं थी, और उसका जीवन जो है पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। वो नंग धड़ंग घूमता रहता था, न तो उसको कोई पहनने का ढंग था। जिस प्रकार जानवर और मनुष्य, इन दोनों में सिर्फ एक शारीरिक बनावट का ही अंतर था, बाकी जानवर में और मनुष्य में इस काल के अंतर्गत कोई अंतर या कोई डिफरेंट नहीं था। क्योंकि जिस प्रकार हिंसक जानवर या जंगली जानवर किसी भी अपना शिकार करके कच्चे मांस से अपना पेट भरते हैं, उदर पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार इस युग का मानव भी जो है वो कच्चे मांस से, शिकार द्वारा
या फिर जंगल से जो उसे कंदमूल या फल फ्रूट जो प्राप्त होते थे, उन्हीं से ही वो अपना जीवन यापन करता था। तो इस प्रकार का मानव जो है पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। न तो उसे कृषि का ज्ञान था और न ही पशुपालन में समझता था, और आग से भी पूरी तरह से अपरिचित था। आग का आविष्कार बाद में मनुष्य ने किया। जैसे जैसे कालखंड बढ़ा, उसके अंदर बुद्धि बढ़ी और उस बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने आग का आविष्कार भी किया। लेकिन हाँ कि इस युग में जो है यह पूर्णतया इस चीज़ों से अनभिज्ञ था। निम्न पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करें, इसके प्रमुख जो स्थल है, स्थल कि निम्न पुरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल है, किन किन स्थलों से इनके उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इनमें राजस्थान के जायल, भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़, इसी तरह महाराष्ट्र का नेवासा, चिरकी, भदणे, तमिलनाडु के पलवरम, और इनके अलावा और कई जगह भी इस कालखंड के दौरान या कालखंड के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल का मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था और उसे दूसरी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वह जिस प्रकार एक जानवर को जब भूख लगती है तब उठता है और शिकार करता है, और शिकार करके अपना पेट भरता है और उसके बाद फिर आराम में लग जाता है, उसी प्रकार ये मानव भी जो है इसी प्रकार जब उसे भूख लगती थी, जब उसे एहसास होता कि उसे खाना चाहिए, खाना खाना है, तब जो है वो शिकार करता और कच्चा मांस खाकर अपना पेट भरता या फिर कंदमूल से ही अपना भरण पोषण करता था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। दूसरा आता है मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। एक बात और कि निम्न पुरा पाषाण काल में जो हथियार बने हुए थे वो क्रोड पद्धति से बने हुए थे, यानी कि जो नदियों द्वारा पत्थर नदियों में बहाव में आते थे और वो नदियों से घर्षण के पानी के घर्षण के कारण जो गोल हो जाते थे, तब उनको एक किनारों को वो काट कर वो हथियार बनाता, जिसे क्रोड पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें क्रोड पद्धति के भी उपकरण थे। मध्य पाषाण काल में बात करें तो मानव का जीवन में विशेष कोई परिवर्तन नहीं आया। वो उसी प्रकार पहले की भांति ही शिकार से ही अपने जीवन यापन करता था, उसी तरह गुफाओं में ही रहता था, जो पहाड़ियों में गुफाएं होती थी उनमें अपना जीवन यापन करता था। और इसके साथ साथ जब उसे भूख लगती थी तब वो खाने की तलाश में या शिकार की तलाश में निकलता था और जानवरों को या पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरता था, और इस प्रकार से उसका जीवन चलता रहता था। लेकिन एक परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन, छोटा सा परिवर्तन ये आया उसके हथियारों में, कि जहां पहले क्रोड पद्धति के हथियार थे जो बेडोल होते थे, उसमें थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन आया। अब जो है मानव वो फलक का प्रयोग करने लगा, फलक हथियारों का प्रयोग करने लगा। और मध्य पुरा पाषाण काल के सबसे ज्यादा उपकरण जो है वो फलक के ही प्राप्त हुए हैं, और इस कारण इस मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल इसे ब्लड स्क्रैप संस्कृति भी कहा जाता है, और इसके जो अवशेष अनेक स्थानों पर मिले, जिसमें जैसे महाराष्ट्र का नेवासा में मध्य पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। और इसमें औजारों की पहचान, जो मध्य पुरा पाषाण काल के औजार है, इनकी सबसे पहले पहचान जो है HD सांकलिया ने की। और तीसरा जो कालखंड है इसी पुरा पाषाण काल का, तो तीसरा कालखंड है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल।
यहाँ तक आते आते मानव में थोड़ा और विकास हुआ उसकी जीवन शैली में, विशेष ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा हल्का सा परिवर्तन हुआ। पहले जहाँ वह पत्थरों के क्वार्टरजाइड उपकरणों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन अब जो है उसमें थोड़ा और परिवर्तन आया। उसने थोड़े और ढंग के उपकरण या पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, और इसके उपकरण जो था वो तक्षणी, गिरमिट और ब्लेड, यानी कि पहले जहां चापर चापिंग और एस्यूलिन हैंडेक्स का प्रयोग करता था, जहां चापर उपकरणों का प्रयोग करता था या हैंडेक्स का प्रयोग करता था, वहीं उच्च पुरापाषाण काल में जो है यह गिरमिट और इन चीज़ों का, जैसे तक्षणी, गिरमिट या ब्लेड कहें, इन उपकरणों का प्रयोग करने लगा। इसी के साथ साथ एक विशेष परिवर्तन जो उच्च पुरापाषाण काल के मानव में आया वह यह था कि अब वह चित्रकारी भी करने लगा था। यानी एक थोड़ा सा परिवर्तन, बाकी जीवन उसका वैसा का वैसा ही था, वही शिकार करना, कच्चा मांस खाना, लेकिन अब उसमें एक परिवर्तन आया, महत्वपूर्ण परिवर्तन। अब वह चित्रकार या कलाकार बन चुका था, चित्रकारी करने लगा था। इसके उदाहरण भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं, जहां आदि मानव ने चित्र बनाए थे, और अधिकांश चित्र वो उन पक्षियों के हैं या उन जानवरों के हैं जिनका वो शिकार करता था। यानी वह जानवर या वह पक्षी जिनका वो शिकार करता था, उन्हीं का चित्रण उन्होंने भीमबेटका की गुफाओं पर किया, उस पर दीवारों पर किया के भित्ति चित्रों पर किया है, और वो चित्र मिले हैं साक्ष्य के रूप में। तो इस प्रकार मानव में ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं आया, वही शिकार करना, उसी प्रकार से उस अपना जीवन चलाता रहा। इसी प्रकार एक और उदाहरण है उसका, जैसे महाराष्ट्र के पाटणे हैं, महाराष्ट्र का पाटणे, यहाँ पर जो है एक शुतुरमुर्ग का अंडा मिला जिस पर चित्रांकन किया गया है, और इसे मानवीय सभ्यता का प्रथम चित्रित उदाहरण माना जाता है। तो इस प्रकार एक और उदाहरण, जैसे बेलन नदी घाटी में, जो बेलन नदी घाटी में भी उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन एक विशेषता बेलन नदी घाटी की यह है कि इसमें तीनों कालखंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीन कालखंडों का जो है साक्ष्य बेलन नदी घाटी से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो पुरापाषाण काल था उसे तीन कालखंडों में विभाजित किया गया, तीन कालखंडों में विभाजित किया गया। निम्न पुरापाषाण काल, जिसमें मानव चापर चॉपिंग और हैंडेक्स आदि उपकरणों का प्रयोग करता है जो क्वार्टराइज से बने हुए होते थे, और मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृति, इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है और ब्लड स्क्रैप संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो ज़्यादातर उपकरण मिले हैं मध्य पाषाण काल के वो फलक के ही है, इस कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और उच्च पुरापाषाण काल में जो है वह उसके औजार जो थे वो गिरमिट या ब्लेड आदि थे। तो इस कारण अब इनका बात करें तो इनमें मानव आदि मानव ही रहा, उसके ज्ञान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, और उसने जो है अपना जीवन उसी तरह से गुजारता रहा, शिकार से या जंगल कंदमूल जो भी उसे प्राप्त होते थे उससे खाकर, और विशेष इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरा कालखंड बात करें तो दूसरा कालखंड आता है वो होता है मध्य पाषाण काल। मध्य
मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। हाँ, हालांकि इनमें कालखंड या समय विभाजन विभिन्न विद्वानों ने या इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न दिया है। किसी ने 8,000 से 4,000 लिखा है, तो किसी ने कुछ और, लेकिन इससे कालखंड से हमें न उलझते हुए हमें मध्य पाषाण कालीन मानव के बारे में पढ़ना है। तो मध्य पाषाण कालीन के उदाहरण या सबसे पहले इसके उपकरण कहाँ मिले और मध्य पाषाण काल के मानव का जीवन कैसा था, इसके बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है, आता भी है प्रश्न कि मध्य पाषाण कालीन मानवीय जीवन का वर्णन कीजिए या मध्य पाषाण काल कैसा था। तो इसकी एज तो है 10,000 से 4,000, यानी ये मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक चला। और इसके सबसे पहले साक्ष्य यानी कि मध्य पाषाण काल के प्रथम साक्ष्य जो है, सबसे पहले साक्ष्य दो जगह से प्राप्त होते हैं। वो होता है एक तो आदमगढ़